हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू एजुकेशन हब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और आराम से पढ़ रहे होंगे। आज आप सभी को पता है, आज हमारा रिवीजन सेशन है। जो हमने इन पिछले जो इसे टीचिंग मेथड्स के जो लगभग 8 या 9 10 सेशन हुए हैं, उनमें जितना पढ़ा है उन सब के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा, कितना पढ़ा, उस सब के बारे में कितना हमें आता है, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पहली बात सुन लीजिएगा आप लोग। चलिए करते हैं शुरू। पहले रिवीजन सेशन है, तो रिवीजन सेशन में आपको करना क्या है? करना आपको ये है कि एक आप अपना पेपर ले लीजिए, छोटा सा, कुछ भी एक्स्ट्रा पेपर मिल जाएगा, उस पेपर को आप ऐसे बना लीजिए, छोटा सा ऐसे। यहाँ पे नंबर, क्वेश्चन नंबर लिखने 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे आपका सही है तो आपको +1 कर देना है, नहीं है तो आपको खाली छोड़ दो या -1 कर दो, कुछ भी कर दो। सही है तो +1 कर देना और अगर आपको आंसर नहीं आया तो आप खाली छोड़ सकते हो उसको, मतलब गलत हो गया, आंसर नहीं आया तो आप खाली छोड़ देना उसको। लास्ट में आपको टोटल मार्किंग करके आपको कमेंट में बताना है कि आपका कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ये काम भी करोगे साथ में, और साथ साथ में कमेंट सेक्शन में साथ में उत्तर देते चलोगे कि कौन से क्वेश्चन का आंसर है। 1 नंबर से मानो 1 नंबर मैंने पूछा तो 1 नंबर का आंसर A B C D जो ऑप्शन है वो, 2 नंबर का आंसर जो, 3 नंबर का आंसर जो, जो भी टोटल जितने क्वेश्चन हो जाएंगे उतने हम ऐसे करेंगे, और बाकी के अगर और टाइम बचा तो हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, फटाफट सभी करेक्टर हो जाएंगे, सभी पेज ले लीजिए जल्दी जल्दी, और फिर अपन करते हैं आज का सेशन शुरू। रिवीजन सेशन है, हमने जितना भी पढ़ा है, देखो भाषा के बारे में हमने पढ़ा, भाषा के बिंबों के बारे में हमने पढ़ा, भाषा का जो संवैधानिक विकास है उसके बारे में हमने पढ़ा, उसके अंगों के बारे में पढ़ा, शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ा, परिभाषाओं के बारे में पढ़ा, जो अपने गद्य शिक्षण पद्य शिक्षण के बारे में पढ़ा। उन सब के बारे में आज अपन क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। इज दैट क्लियर? जल्दी से जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन का आंसर आराम से समझ के देना है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड मिलेंगे, अप्रोक्सीमेट 30 सेकंड में आप आंसर भी दे दोगे और आगे वाला क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। तो करते हैं शुरू फटाफट, चलिए। पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषाई कौशल में अंत में विकास कराना चाहिए, कि जो आपका भाषाई कौशल है इसमें अंत में विकास कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है सुनने का, ऑप्शन नंबर 2 है बोलने का, ऑप्शन नंबर 3 है पढ़ने का, और ऑप्शन नंबर 4 है लिखने का। फटाफट मुझे जवाब दे दीजिए, जल्दी कीजिए, 30 सेकंड है आपके पास। इसका वहाँ भी लिखना है, नोटबुक में भी आपको लिखना है कौन सा है। और आपको यदि कोई क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो आप इनको बाद में वीडियो को दोबारा देख करके और आप अच्छे से अपने क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बिल्कुल, कुछ स्टूडेंट हैं जो रेगुलर जुड़े रहते हैं, जैसे जोया है, अपने माही है, प्रियंका है, सिद्धांत है, प्रकाश जी हैं, और भी ये स्टूडेंट्स काफ़ी रेगुलर जुड़े रहते हैं कंटिन्यू। ज्योति है, ये सब रेगुलर रहते हैं, मुकेश है, प्रेम है, ये स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेगुलर बेसिस पे रहते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर, फटाफट करते हैं इसका आंसर। जल्दी इसका आंसर दीजिए। आ गया? हाँ जी। आंसर क्या है इसका? अब ये है कि भाषाई कौशल का अंत में विकास किया। भाषाई कौशल हमने पढ़े थे, क्या पढ़े थे? हमने 4 पढ़े थे, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो सबसे अंत में किसका विकास हो रहा है? सबसे अंत में विकास हो रहा है राइटिंग का। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं अगले पे। क्वेश्चन नंबर 2, समवाय विधि। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपके मतलब अलग से किसी से, मतलब आपको थोड़ा सा नहीं पड़ा है उसके अलावा भी हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सेलेक्ट करने में तो बहुत टाइम लगता है। शिक्षण वीडियो कितने मतलब पर्टिकुलर टॉपिक ही नहीं आते, पूरे शिक्षण वीडियो के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो समवाय विधि उपयोगी है, बताइए। समवाय विधि उपयोगी है, ऑप्शन है रचना शिक्षण में, व्याकरण शिक्षण में, ए और ब दोनों में, और नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर दीजिए फटाफट। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर दीजिए। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता तो आप समझ लीजिए, मैं समझा दूंगा आपको। समवाय विधि,
हाँ जी, अब देखिए समवाय विधि क्या है। समवाय विधि आपकी रचना शिक्षण में भी काम आती है और व्याकरण शिक्षण में, दोनों में काम आती है, इसलिए आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। यानी समवाय विधि आपकी रचना शिक्षण में भी काम में आती है और आपकी व्याकरण शिक्षण में भी आती है। जब हम समवाय विधि के बारे में पढ़ेंगे ना तो आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कैसे रचना शिक्षण में आती है और कैसे व्याकरण शिक्षण में आती है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, शिक्षण की विधा नहीं है, शिक्षण की विधा नहीं है। कौन सी शिक्षण की विधा नहीं है, भाषण, सूक्ष्म शिक्षण, वाद विवाद और प्रोजेक्ट मेथड यानी प्रोजेक्ट विधि। भाषण, सूक्ष्म शिक्षण, वाद विवाद और प्रोजेक्ट विधि। जल्दी जल्दी बताइए। जल्दी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का आंसर दीजिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ऑप्शन क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, कुछ भी दे दीजिए 3 नंबर का। क्वेश्चन के आगे लिख के दीजिए आप, डायरेक्ट आंसर मत दीजिए, ए बी सी डी ए बी सी डी मत दीजिए, डायरेक्ट मत दीजिए। क्वेश्चन नंबर लिखिए 3 नंबर, फिर आंसर लिखिए 4 नंबर, फिर आंसर लिखिए, ऐसे लिखिए। देखिए शिक्षण की विधा नहीं है। भाषण, बिल्कुल भाषण का यूज किस में होता है, शिक्षण में होता है। प्रोजेक्ट मेथड बिल्कुल शिक्षण में यूज आता है। वाद विवाद हम शिक्षण में करते हैं, लेकिन माइक्रो टीचिंग शिक्षण की विधा नहीं है। माइक्रो टीचिंग होती है ना आपकी, वो शिक्षण की विधा नहीं है। ओके, सूक्ष्म शिक्षण होता है वो आपकी शिक्षण की विधा नहीं है। भाषण के माध्यम से आप शिक्षण प्राप्त कर सकते हो, वाद विवाद से कर सकते हो, प्रोजेक्ट मेथड से कर सकते हो, लेकिन सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण की विधा नहीं है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं आगे वाले पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली का प्रारंभ, सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली का प्रारंभ स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, कौन से, देखिए 3 क्वेश्चन निकल गए इसमें। कौन सी प्रणाली सूक्ष्म शिक्षण कहाँ पर प्रारंभ हुआ, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। कब हुआ, डेट आपको बता नहीं, किस सन में हुआ। सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली का प्रारंभ स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किस सन में हुआ। ऑप्शन है 1950, 1955, 1958 और 1960। यानी सूक्ष्म शिक्षण मतलब माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग। इसके बारे में जल्दी बताइए। सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली कब हुई, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जल्दी कीजिए। जल्दी 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 जल्दी। आंसर क्या है इसका, सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली का स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कौन सा है, 1960 में इसका हुआ था, इसका प्रारंभ। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग है ना, वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कब शुरू की गई, मतलब स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पहली बार कब शुरू की गई, 1960 में। स्टैनफोर्ड मतलब पहली बार ही शुरू की गई सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग 1960 में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं आगे वाले, क्वेश्चन नंबर 5। मौन वाचन की प्रमुख विशेषता है, मौन वाचन की प्रमुख विशेषता है पढ़ना, मनोरंजन करना, अर्थ ग्रहण करते हुए तेजी से पढ़ना और पिछड़ेपन को दूर करना। बताइए, प्रमुख उद्देश्य पूछा, इसका प्रमुख विशेषता क्या है मौन वाचन की। मौन वाचन की विशेषता आपको सारी दिख रही होंगी, सारी दिख रही होंगी, लेकिन प्रमुख इनमें से प्रमुख कौन सी आपको वो बताना है। 5वें का आंसर दीजिए, ए बी सी डी। 4 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी खेल लें आज हम, है ना। कौन बनेगा करोड़पति। जल्दी 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 जल्दी। 5वें का आंसर क्या आएगा, देखिए मौन वाचन का, मौन वाचन में पढ़ते भी हैं, मौन वाचन पिछड़ेपन को दूर करते हैं, लेकिन मौन वाचन का प्रमुख विशेषता क्या होती है कि अर्थ ग्रहण करते हुए तेजी से पढ़ना। आप उसका अर्थ भी साथ में समझते चल रहे हो और अर्थ ग्रहण करते करते आप उसको तेजी से उसके बारे में अध्ययन कर रहे हो। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्याख्यान विधि का प्रयोग किस विधि के प्रयोग, व्याख्यान विधि का प्रयोग किस विधि के साथ प्रयोग उत्तम रहता है। यानी व्याख्यान विधि को कौन सी विधि के साथ में काम में लिया जाए वो उसके लिए अच्छा रहता है। ऑप्शन है प्रश्नोत्तर विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, दुरुस्त विधि और सूत्र विधि। बताइए, 6 का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 का। जल्दी कीजिए। हाँ भाई साहब जग रहे हैं हम, गुड मॉर्निंग।
और सैटरडे संडे को आपको क्लासेस की भरमार लगेंगी आपके। संडे को तो फुल डे क्लासेस चलेंगी आपकी दबा के। सैटरडे को 2 क्लासेस हैं लेकिन संडे को 4 क्लासेस हैं आपकी, पहले बता देते हैं, लास्ट में बता देंगे कौन कौन सी क्लासेस हैं। बिल्कुल। व्याख्यान विधि का प्रयोग किस विधि के? व्याख्यान विधि को भाषा प्रयोगशाला विधि के साथ। कौन सी विधि के साथ? भाषा प्रयोगशाला विधि के साथ इसको काम में लीजिए। व्याख्यान विधि अच्छी होती है व्याख्यान। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ध्वन्यात्मक विधि में सर्वप्रथम सिखाए जाते हैं। ध्वन्यात्मक या ध्वनि के दो ध्वनि वाली विधि होती है, मैंने बताई थी ध्वन्यात्मक विधि। ध्वन्यात्मक विधि में सबसे पहले क्या सिखाते हैं? व्यंजन, स्वर, शब्द और वाक्य। और मैंने पूरी प्रोसेस बताई थी कि सबसे पहले ये आता है, फिर उसके बाद 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 ये आता है। बताइए, सात्विक आंसर दीजिए फटाफट, जल्दी कीजिए। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी नहीं, दबा दब, फटाफट, चटाचट जटाचट। बिल्कुल। ध्वन्यात्मक विधि में सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाया? हम देखो स्कूल में देखते हैं ए बे से दे सिखाए, ए आई सिखाए जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चे को स्वर सिखाए जाते हैं। क्या सिखाए जाते हैं? स्वर। तो ध्वन्यात्मक विधि में सबसे पहले क्या सिखाए जाते हैं? स्वर सिखाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे इन विधियों को एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन करवाएंगे। एक्सप्लेन आपकी क्लासेस में चलती है, वहाँ पे क्लासेस में आइए। रेगुलर क्लास आपकी मंडे टू फ्राइडे डेली 10:15 AM आती है, 11:15 AM पर आपकी साइकोलॉजी आती है और शाम को 6:15 AM पर आपकी राजस्थान ज्योग्राफी आती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। यूनिट क्वेश्चन नंबर 8। इकाई विधि के लक्ष्य और उद्देश्य क्या होने चाहिए? इकाई विधि के लक्ष्य कैसे होने चाहिए, उद्देश्य कैसे होने चाहिए? ऑप्शन नंबर ए सरल, ऑप्शन नंबर बी निश्चित, ऑप्शन नंबर सी प्रभावी और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। लटकोगे इसमें, बहुत सारे लटकोगे। इकाई विधि के, जल्दी कीजिए। आप में से 60% स्टूडेंट्स इस आंसर पर गए हैं डी पे। क्यों भाई साहब, रीज़न बताइए मेरे को। इकाई विधि में, इकाई विधि में जो उसका लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं ना, वो फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं कि ये यूनिट है ना, कोई भी एक इकाई है, इस इकाई को पूरा करना है। सरल हो चाहे प्रभावी बनाना, उसके लिए कोई कंपल्सरी नहीं है। उस यूनिट को पूरा करना है, मतलब उसकी निश्चितता होती है। क्या होती है? निश्चित। यानी इकाई विधि के लक्ष्य और उद्देश्य क्या होने चाहिए? बिल्कुल निश्चित होने चाहिए। ओके, तो 8वें में आंसर नंबर बी आएगा। ये आंसर लगभग सभी का आपका गलत हो चुका है अप्रोक्सीमेट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। प्रबलन कौशल के जनक कौन है? प्रबलन कौशल के जनक H.C. हॉल, वर्दिमर, एचिसन, एलन। बताइए, ये क्वेश्चन भी आपने नया सुना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए फटाफट, दबादब, झटाझट, चटाचट, पटापट। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, फास्ट 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 फास्ट। प्रबलन कौशल के जनक कौन से हैं? क्वेश्चन अच्छे हैं ना? क्वेश्चन कैसे हैं बताइए, एक बार फीडबैक दीजिए, क्वेश्चन कैसे हैं? प्रबलन कौशल के जनक कौन है? प्रबलन कौशल के जनक है H.C. हॉल। कौन है प्रबलन कौशल के जनक? H.C. हॉल। ये आप रख लीजिए, याद कर लीजिए। प्रबलन कौशल के जनक, प्रबलन मतलब बढ़ावा देना। ओके, तो प्रबलन कौशल के जनक कौन? आपके H.C. हॉल। ओके, H.C. हॉल। क्वेश्चन नंबर 10। आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है। आगमन विधि में छात्र किसकी ओर अग्रसर होता है? ये क्वेश्चन आपको बताना है, मेरा करवाया हुआ आपको, पहले बताया हुआ आपको। ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट से सामान्य की ओर, ऑप्शन नंबर बी सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन नंबर सी सामान्य से सामान्य की ओर और ऑप्शन नंबर डी विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। इसमें 2 ऑप्शन तो मेरे को पता है डायरेक्ट रिजेक्ट कर दोगे। ये लो, अब लटके हुए यहाँ पे कुछ एक आएगा ए, कुछ एक आएगा बी, कुछ एक आएगा बी, कुछ एक आएगा ए। दीजिए आंसर दीजिए। चलो आपके मान लीजिए 2 ही ऑप्शन है, आपके ए और बी और 2 ही ऑप्शन है। आंसर दीजिए फटाफट कि आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है किसकी तरफ? विशिष्ट से सामान्य में आता है या फिर सामान्य से विशिष्ट में आता है आगमन विधि में? आगमन विधि में हमेशा विशिष्ट से सामान्य की ओर आता है।
आगमन में छात्र हमेशा विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, जबकि निगमन में सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ध्यान रख लेना ये बात है, यहीं जाकर कन्फ्यूजन होता है कि आगमन में अपन ये चिपकाया जाता है, निगमन में ये। आगमन में विशिष्ट से सामान्य की ओर, निगमन में सामान्य से विशिष्ट की ओर। जब आगमन निगमन आएंगी तो पूरी डिटेल बता दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। रसास्वादन विधि आधारित है। रसास्वादन, रस प्लस आस्वादन, अर्थ पर, कला पर, रस पर, भाव पर। इसका यदि आंसर गलत दिया ना तो ये पानी की एक ढकनी भरी हुई, ढकनी ढकनी जानते हो ना, इसमें डूब मरो अगर इसका आंसर गलत दे दिया तो। क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट आंसर दीजिए। रसास्वादन विधि आधारित होती है किस पर? अर्थ पर, कला पर, रस पर, भाव पर। बिल्कुल परफेक्ट आंसर 11 नंबर का। रसास्वादन रस का आस्वादन होता है, रस पर आधारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर थर्ड। ओके 11 के रसास्वादन विधि किस पर आधारित होती है? रस पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करने का उद्देश्य क्या होता है? कि जो सुनकर के अर्थ ग्रहण करते हैं उस योग्यता क्या उद्देश्य कौन सा होता है? भावात्मक, कौशलात्मक, ज्ञानात्मक, और चौथा ऑप्शन इसमें नहीं लिखा गया, नीचे चला गया शायद। चौथा ऑप्शन कर लीजिए नन ऑफ द अबव, को उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी कीजिए। सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करने का उद्देश्य क्या होता है? भावात्मक होता है, कौशलात्मक होता है, ज्ञानात्मक होता है, नन ऑफ द अबव होता है। सुनकर यदि अर्थ ग्रहण करेंगे तो उसे क्या प्राप्त करेंगे? हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो कैसा कौशल होता है? ज्ञानात्मक कौशल होता है, ज्ञानात्मक कौशल होता है, ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सुनकर ग्रहण कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता किससे होती है? इससे ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानात्मक कौशल होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सूत्र प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? जो आपकी सूत्र प्रणाली होती है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, और विशिष्ट से सामान्य की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, और सूक्ष्म से स्थूल की ओर। बताइए, सूत्र प्रणाली की बात की। जल्दी कीजिए। इसका आंसर आएगा पूर्ण से अंश की ओर होती है सूक्ष्म प्रणाली। किसकी ओर होती है? सूत्र प्रणाली। सूत्र होता है, देखिए मैं समझाता हूँ। देखिए आपका फॉर्मूला कब बनता है? जब आपको पहले पूरा कंसेप्ट आपको आता है, उस कंसेप्ट को आप छोटे रूप में लिखते हो ना, यानी पूर्ण से अंश की ओर होता है। किसकी तरफ? पूर्ण से अंश की ओर। ओके सूत्र प्रणाली समझ में आ गई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलिए। बताइए, मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न होने चाहिए। कि मूल्यांकन में निष्पक्षता आपको निष्पक्षता बनाए रखनी है कि कोई भी पर अगर आप पक्षपात नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। ओके नेपोटिज्म नहीं करना है, भाई भतीजावाद नहीं करना है। तो क्या होगा? लघुतरात्मक प्रश्न होने चाहिए, अति लघुतरात्मक होने चाहिए, वस्तुनिष्ठ होने चाहिए, और निबंधात्मक होने चाहिए। बताइए आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, और क्वेश्चन करने में। अब देखिए, अब एक तो 15 क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे, इनमें इतना इंटरेस्ट है, और एक खुद में क्वेश्चन आपसे दबादब पूछूंगा, फटाफट उसका आप आंसर दोगे, वो क्वेश्चन करेंगे। इनमें देखना डिफरेंस, आप बताना कि वैसे क्वेश्चन करें या ऐसे करें। आंसर क्या आएगा? वस्तुनिष्ठ प्रश्न के माध्यम से आप निष्पक्षता को बनाए रख सकते हो। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑप्शन, ये क्वेश्चन दिया 1 2 3 4, इससे आप निष्पक्षता, आपको कुछ आंसर नहीं पता है, आपकी निष्पक्षता बनी रहेगी। ओके और लास्ट क्वेश्चन इसका, पहली आपकी स्लाइड का, उसके बाद आप अपने चलेंगे, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट। इसका बताइए, साहचर्य विधि का आविष्कार किया था। साहचर्य विधि का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर 1 है हर्बर्ट ने, ऑप्शन नंबर बी मॉन्टेसरी, ऑप्शन नंबर सी हंटर, और ऑप्शन नंबर डी डेविड ने। बताइए साहचर्य विधि का प्रतिपादन आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जल्दी बताइए। चालू रहे।
हाँ, साहचर्य विधि के बारे में किसने बताया? साहचर्य विधि के बारे में बताया मोंटेसरी ने। किसने बताया? मोंटेसरी ने। तो आंसर नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। साहचर्य विधि के बारे में किसने बताया? मैडम मोंटेसरी ने बताया। लास्ट क्वेश्चन इसका कि गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि कौन सी है? रेट लेवल 2018 में आया हुआ है। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर 1 प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन नंबर बी व्यास विधि, ऑप्शन नंबर 3 उद्बोधन विधि और ऑप्शन नंबर 4 खंडान्वयन विधि। बताइए। इस पे मत जाइए कि यहाँ पे टिक लगा हुआ इसका मतलब यहाँ पे मान जाओगे ना। मैं यहाँ लगाता हूँ टिक, ये लो, ये लो, ये लो। बताइए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्या आंसर होगा? जल्दी बताइए। हाँ जी, गद्य शिक्षण में कौन सा होता है? आपको बता दूं, उद्बोधन विधि। उद्बोधन, उद्बोधन मतलब गद्य का उद्बोधन करते ना। अब आपको एक काम की बात बताऊं, आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्बोधन का मतलब क्या होता है? उद्बोधन इसको अपन अर्थकथन कहते हैं ना, जो हम बोलते हैं कि अर्थकथन, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को कौन सी विधि बोलते हैं? उद्बोधन विधि बोलते हैं। कौन सी विधि बोलते हैं? उद्बोधन विधि। तो गद्य शिक्षण में कौन सी? उद्बोधन विधि। अर्थ ग्रहण करने वाले होते हैं ना, अर्थकथन, वही क्या होती है? आपकी उद्बोधन विधि। ये आपके 16 क्वेश्चन हो गए। इन क्वेश्चन की आप लोग मार्किंग कर लीजिए अलग। अब अपने अपने क्वेश्चन करेंगे अपन। ये तो क्या थे पीडीएफ के माध्यम से। इन 16 क्वेश्चन में लगभग अपने को 20 या 22 मिनट लगे अप्रोक्सीमेट, है ना। अब करते हैं अपने क्वेश्चन दबादब, बिल्कुल फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 कि भाषा शब्द किस भाषा शब्द किस भाषा से लिया गया है? भाषा शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? बताइए। आप मेरे कहने का मतलब समझ गए। भाषा शब्द कौन सी भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है? भाषा शब्द कौन सी भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है? फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन सिर्फ आपको सुनना है बस, आगे चलते रहना। आपको 17 नंबर है अपना क्वेश्चन। भाषा शब्द कौन सी भाषा के किस शब्द से लिया गया है? कोई ऑप्शन नहीं, इनमें कोई ऑप्शन नहीं। भाषा शब्द कौन सी भाषा के किस शब्द से लिया गया? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 है। आंसर आएगा कौन सा? संस्कृत भाषा के कौन सी धातु से? भाष धातु से। संस्कृत भाषा के भाष धातु से लिया गया है। और इसका मतलब क्या होता है? बोलना या फिर प्रकट करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हिंदी कौन से परिवार की भाषा है? हिंदी किस परिवार की भाषा है? क्वेश्चन नंबर 18 है हिंदी किस परिवार की भाषा है? जल्दी, विदाउट ऑप्शन। इन क्वेश्चन की कोई ऑप्शन नहीं है। इन क्वेश्चंस की कोई ऑप्शन नहीं है। क्लास के नोट्स से एग्जैक्ट उठाए जा रहे हैं। तो आप फटाफट बताइए, हिंदी कौन से परिवार की भाषा है? बिल्कुल आंसर कौन सा आएगा आपका? भारोपीय परिवार की। कौन से परिवार की? भारोपीय परिवार की। भारत प्लस यूरोपीय दोनों का मिलाकर कौन सा परिवार है? भारोपीय परिवार। तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन आपका कि भाषा में बिंब कितने प्रकार के होते हैं? भाषा, क्वेश्चन नंबर 19, भाषा में सॉरी, भाषा में बिंब कितने प्रकार के होते हैं? भाषा में बिंब कितने प्रकार के होते हैं? चाहो तो ऑप्शन ले लो, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार, 10 प्रकार, 20 प्रकार, 50 प्रकार, कितने में ले लो? 1 से लेकर के 100 तक ऑप्शन ले लो। बोलो, बताओ ये भाषा में बिंब कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी बताइए। ट्यूशन करवा के छोड़ेंगे क्या कुछ भी हो जाए? बिल्कुल, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? भाषा में बिंब कितने प्रकार के होते हैं? भाषा में बिंब होते हैं आपके 4 प्रकार के। 20वां क्वेश्चन है, चारों बिंबों के नाम लिखिए। क्रम वाइज, सीरियल वाइज लिखने। चारों बिंबों के नाम सीरियल वाइज लिखने। क्रम से चारों बिंबों के नाम बताइए। भाषा के चारों बिंबों के बारे में नाम बताइए। चारों बिंबों के बताओ, कौन कौन से बिंब हैं? शॉर्ट में लिख सकते हो आप, शॉर्ट में लिख सकते हो, जितना शॉर्ट हो सकता है। भाई साहब निकल रहा यार चुपचाप।
कितने बिंब हैं भाषा के? 4 बिंब हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आपका आता है दृष्टिबिंब। पहला दृष्टिबिंब, दृष्टिबिंब के बाद आपका श्रुतिबिंब, श्रुतिबिंब के बाद आपका तीसरा आता है आपका विचार बिंब, और विचार बिंब के बाद चौथा बिंब आपका कौन सा आता है? भाव बिंब। कितने बिंब होते हैं? दृष्टिबिंब, श्रुतिबिंब, विचार बिंब, भाव बिंब, 4 होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी मूल रूप से किसका अवशेष है? हिंदी 21 नंबर क्वेश्चन लिखिए, 21 नंबर क्वेश्चन, हिंदी मूल रूप से किसका अवशेष है? हिंदी मूल रूप से किसका अवशेष है? ऑप्शन लिखिए। अवध, ऑप्शन बता दीजिए। अवध, ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन लिख लीजिए इसके। अवध, पाली, अपभ्रंश, संस्कृत। अवध, पाली, अपभ्रंश और संस्कृत। अवध, पाली, अपभ्रंश और संस्कृत। 21 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी कीजिए। देखिए लिख के कितने कितने स्पीड से चल रहे क्वेश्चन। आंसर क्या होगा? बिल्कुल संस्कृत। आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत। यानी अवध, हिंदी किसकी हिंदी किस कौन सी भाषा का मूल रूप है? संस्कृत भाषा से निकल गया। हिंदी की मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 बताइए। क्वेश्चन नंबर इसी में लिख लीजिए, यही ऑप्शन है 4। क्वेश्चन नंबर 22 लिखिए, ऑप्शन यही 4 हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंतिम रूप से हिंदी कहाँ से निकली? अंतिम रूप से हिंदी कहाँ से निकली? अंतिम रूप से हिंदी कहाँ से निकली? यही 4 ऑप्शन है, अवध, पाली, अपभ्रंश और संस्कृत। अंतिम रूप से हिंदी कहाँ से निकली? ऑप्शन यही 4 हैं, अवध, पाली, अपभ्रंश और संस्कृत। जल्दी कीजिए। मैंने आपको इसका एक ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? SPPAH। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवध और हिंदी। यानी अंतिम रूप से कहाँ से निकल कर आ रही है? अवध से। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? अवध इज द करेक्ट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अवध। ओके, नेक्स्ट बताइए। आपको सोपान तो आएगी भाषा के। सोपान के जो 4 होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, 4 होते हैं जो भाषा में होते हैं। उसके बाद बताइए कि आप हिंदी दिवस, भारतीय हिंदी दिवस, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय हिंदी दिवस कब आता है? भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23। देखिए आंखों पे इफेक्ट कितना कम पड़ रहा है ना, इससे देखो आंखें आपकी बहुत सुकून मिल रहा है आपकी आंखों को। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय हिंदी दिवस। भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी कीजिए। भारतीय हिंदी दिवस कब आता है? 14 सितंबर को आता है। कब आता है भारतीय हिंदी दिवस? 14 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा कौन सी अनुसूची और किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हिंदी है वो कौन सी तो अनुसूची में है, किस तो अनुसूची में है और किस अनुच्छेद में है? कौन सी अनुसूची में है और कौन से अनुच्छेद में हिंदी है? बताइए फटाफट, जल्दी कीजिए आंसर। भाग और बता दीजिए साथ कि भाग कौन सा है। अनुसूची बता दीजिए, अनुच्छेद बता दीजिए और भाग बता दीजिए। अनुसूची, अनुच्छेद और भाग तीनों बता दीजिए। ये लो तीसरा ऑप्शन लिखता हूँ, भाग। जल्दी कीजिए। अनुसूची, अनुच्छेद और भाग कि हिंदी इस अनुसूची में है, इस भाग में है और इस अनुच्छेद में है। अनुसूची है आपकी 8वीं। अनुसूची कौन सी है? 8वीं। भाग है आपका 17 क, भाग है आपका 17 क और अनुच्छेद है आपका 343 क। अनुच्छेद कौन सा आपका? 343 क। अनुसूची 8वीं, भाग 17 क और अनुच्छेद 343 क। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन ये है कि मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी? मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी और वर्तमान में कितनी हैं? मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी
और वर्तमान में कितनी है। मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी और वर्तमान में कितनी हैं, फटाफट आप इसका आंसर दे दीजिए, जल्दी कीजिए। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी हैं, 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। यानी कितनी नई भाषाएं जोड़ दी गई, नई भाषाएं कितनी जोड़ दी गई, 8 नई भाषाएं जोड़ दी गई। कितनी भाषाएं जोड़ दी गई, 8 नई भाषाएं जोड़ दी गई। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 26 बताना है। मैं एक डेफिनेशन बोल रहा हूँ, एक परिभाषा बोल रहा हूँ, और वो परिभाषा किसकी है वो आपको बतानी है कि हाँ, मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी, मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी ही भाषा है। मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी ही भाषा है। ये कथन किसका है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन लिखिए, डॉक्टर स्वीट, पतंजलि, प्लेटो और बाबूराम सक्सेना। स्वीट, पतंजलि, प्लेटो, बाबूराम सक्सेना। जल्दी कीजिए, व्यक्त वाणी क्या होती है, हमारी भाषा होती है। जल्दी 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 आंसर दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 26, आंसर क्या होगा आपका? पतंजलि। कौन सा आंसर होगा इसका? पतंजलि। किसने दी है परिभाषा की भाषा मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। जबकि डॉक्टर स्वीट ने क्या बात की थी कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकट करना क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। ओके, नेक्स्ट आप बताइए मेरे को आगे वाला क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 27 की, एक मिनट, हाँ जी, 27 नंबर क्वेश्चन बताइए। भाषा शिक्षण की विधियों के प्रकार हैं। भाषा शिक्षण की विधियां होती हैं, भाषा शिक्षण की विधियां होती हैं। ऑप्शन लिखिए, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, और चौथा लिख लो, चाहो जितने प्रकार की। 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, चाहो जितने प्रकार। बताइए जल्दी जल्दी। भाषा शिक्षण की विधियां होती हैं 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार और चाहो जितने प्रकार। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। 2 प्रकार कौन कौन सी? एक तो परंपरागत, एक कौन सी? परंपरागत, और एक कौन सी? आधुनिक। तो एक तो परंपरागत शिक्षण और एक आधुनिक शिक्षण दिया। ओके, नेक्स्ट बताइए आप क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन बताइए कि जो गद्य होता है, 28 नंबर क्वेश्चन बताइए, गद्य शब्द किससे बना होता है? गद्य शब्द किससे बना होता है? बताइए। गद्य शब्द किससे बना होता है? गद्य शब्द किससे बना है? संस्कृत की कौन सी धातु से बना है? गद धातु से बना है। कौन सी धातु से बना है? संस्कृत की गद धातु से बना है। 28 क्वेश्चन हो गए ना। क्वेश्चन नंबर 29 बताइए, 29 नंबर क्वेश्चन बताइए, 29 नंबर क्वेश्चन की हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली पर, कौन सी? हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली, हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली पर आधारित विधि है। हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली पर आधारित विधि है। ऑप्शन लिखिए, अर्थबोध विधि, अर्थबोध विधि, आदर्श विधि, अर्थबोध विधि, आदर्श विधि, व्याख्या विधि, व्याख्या विधि, और अंतिम खंडान्वयन विधि। व्याख्या विधि और खंडान्वयन विधि। बताइए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। हर्बर्ट की जो पंचपदीय प्रणाली है उस पर कौन सी है? व्याख्या विधि है, एक अर्थ विधि है, एक जो आदर्श विधि है, या फिर खंडान्वयन विधि है? हर्बर्ट की कौन सी है? आपकी आदर्श विधि हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली पर
स्थित है, उसके मतलब उसके बाद आधारित है। और 30 नंबर क्वेश्चन बताइए आप, 30 नंबर क्वेश्चन है कि प्रश्नावली, 30 नंबर बताइए आप, प्रश्नावली विधि का प्रतिपादन किसने दिया था, प्रतिपादन। और 31 नंबर प्रश्नोत्तर विधि का प्रतिपादन किसने किया, प्रश्नावली का विधि का प्रतिपादन किसने किया और प्रश्नोत्तर विधि का प्रतिपादन या प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है, बताइए। 30 और 31 नंबर क्वेश्चन दो बता दीजिए। अभी क्लास तो आज आपकी लगभग 35 to 40 चली जाएगी अप्रोक्सीमेट, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बताइए आप तो, प्रश्नावली विधि और प्रश्नोत्तर विधि, कोई ऑप्शन नहीं दोनों के लिए, कोई ऑप्शन नहीं है। प्रश्नावली किसने दी और प्रश्नोत्तर किसने दी, फटाफट आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। आगे वाली क्लास का भी टाइम हो रहा है, फिर आगे वाली क्लास में साइकोलॉजी में क्वेश्चन पूछेंगे दबा दब, लेकिन साइकोलॉजी में ऐसे पूछूंगा, ऐसे ऐसे लिखित रूप में, ताकि अच्छे से क्वेश्चन आपकी कवर हो। ज़्यादा से ज़्यादा मैटर कवर करना है अपने को, क्वालिटी पे नहीं, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेंगे अपन, क्वालिटी पे डिपेंड करेंगे। अच्छे क्वेश्चन आने चाहिए लेकिन स्टैंडर्ड के। प्रश्नावली किसकी है, वुडवर्थ की। प्रश्नोत्तर किसके हैं, सुकरात के। प्रश्नोत्तर विधि किसने दी, सुकरात ने। प्रश्नावली विधि किसने दी, आपके वुडवर्थ ने। ये आपके 31 क्वेश्चंस पूरे हो गए। कितने, 31 क्वेश्चन हो गए। 31 क्वेश्चन का आप कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, आपने हिसाब किताब कर लिया होगा। 31 में से आपको ऐसे लिखना है कमेंट सेक्शन कितने, कि आपके जितने भी आए, मान लो 31 में से मेरे 27 सही, सपोज करो 27/31, ऐसे आपको लिखना है कि आप कितने सही हैं। जैसे मान लो किसी के 30 सही हैं तो 30/31 आपको बिल्कुल, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अब देखिए अपना कल है सैटरडे। सैटरडे कौन कौन सी, सैटरडे को 3 क्लास होंगे। हिस्ट्री की 10:15 AM पर आएगी, लगभग 1 से 1.25 घंटे क्लास आएगी। ओके, उसके बाद आपकी कई दिनों से ऑन द डिमांड ऑफ यू संस्कृत की क्लास आएगी। कल पहली क्लास है, कोई थोड़ा बहुत यदि साउंड सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आए तो एडजस्ट कर लेना। पहली क्लास है मैम की तो कोई थोड़ा बहुत आप आगे पीछे कोई ऊपर नीचे हो तो एडजस्ट कर लेना। मैथ्स की शाम को 5:15 बजे। मैथ्स की क्लास अप्रोक्सीमेट 2 से 2.5 घंटा की रहेगी। कितने घंटे की, 2 से 2.5 घंटा की। ओके, सुन लीजिए, पहले एक बात सुन लीजिए मेरी, लगभग 2 से 2.5 घंटा की रहेगी। आप चाहो तो इसको एक साथ ले लेना, आप पे डिपेंड करता है। और चाहो तो पूरे सप्ताह, देखो 2.5 घंटे की हो जाएगी ना, तो पूरे सप्ताह डेली आप आधा घंटा पढ़ोगे, आराम से पूरे को इसको पढ़ सकते हो। ओके, वो आप पे डिपेंड करता है कि मैथ्स की क्लास लगभग 2 घंटा की मिनिमम होगी। ओके, ठीक है, ये तो अपना सैटरडे का शेड्यूल रहेगा कल का। संडे को क्या होगा संडे को होगा अपना फुल डे क्लासेस। सुबह 10:15 बजे पॉलिटी क्लास चलेगी, 10:15 बजे पॉलिटी की लगभग 1.5 या 2 घंटे क्लास चलेगी पॉलिटी की, 10:15 बजे। इंग्लिश की CLT की क्लास, बिल्कुल CLT कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज टीचिंग, उसके बारे में अपन CLT क्लास लेके आ रहा हूँ मैं 1:15 बजे। CLT छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं है, तो इसको लगभग एक क्लास में समेट लेंगे। अगर नहीं समेट पाए तो दूसरी क्लास में समेट लेंगे, 2 क्लास में इसको पूरा कर देंगे। साइंस की आपकी लगभग 1 घंटे की क्लास आपकी 5:15 बजे आएगी। इस क्लास में आपका पिछली बार सबसे बेकार रेस्पॉन्स आया था, अगर इस बार भी वैसा ही रेस्पॉन्स आया तो मजबूरन मुझे ये क्लास ऑफ करनी पड़ेगी। ओके, और एक आपके लिए स्पेशल, जो आपके लिए जो CET, क्या है CET, कौन सी एग्ज़ाम आपकी करवा रही है, सिर्फ एक सिंगल एग्ज़ाम के लिए आपकी सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम पॉलिसी निकाली है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो क्या है CET। इस पर संडे को शाम को 8:15 बजे जुड़ना ना भूले मेरे साथ, आपके अपने परिवार एजुकेशन आपके साथ। ओके, और इन सब की जानकारी आपको डिटेल से लेनी है तो आप रीट विद दुनिया अपना टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सैटरडे को, और इसका आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो आपको वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है कि आप कितने नंबर आए और कैसे कौन से क्वेश्चन मतलब अच्छे लगे आपको। ओके, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास का टाइम आज ऊपर हो चुका है, जल्दी फटाफट जल्दी से आ जाइए, जल्दी से, आपके पास 10 मिनट बची हैं, जल्दी कीजिए, आप दूसरी क्लास के लिए आ जाइए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, घर पे रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।